नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला पर। और आज क्लियर कट इन्फो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दे के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अभी कल मतलब 21 अगस्त को ही भारत बंद का ऐलान किया गया था। बहुत सारे संगठन के लोग सड़कों पर रहे और उनका विरोध सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में भी सब कैटेगरी बनाने की बात कर दी है। क्या है सब कैटेगरी, क्या है पूरा मुद्दा, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक करके आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे निर्णय की तो आप देख रहे हैं कि 21 अगस्त को जो है वो क्या कॉल किया गया है, बुलाया गया है एक तरीके से भारत बंद। भारत बंद क्या है? एक तरीके से विरोध करने का तरीका है। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं, असहमति प्रकट करना चाहते हैं, तो असहमति प्रकट करने का ये भी एक तरीका है, बट ये किसी तरीके से उपद्रवी हालात में नहीं जाना चाहिए। तो भारत बंद बुलाया गया और ये जो प्रमुख उस देखा जाए तो जितने भी दलित और आदिवासी संगठन हैं उन सबका एक सम्मिलित योजना है, क्योंकि ये जो कहानी हुई है पूरी या जिस पर हमें आज आपसे बात करनी है वो सभी SC/ST के ही आरक्षण से संबंधित है। न्यूज़पेपर की खबर है, देखिए नवभारत टाइम्स ने इसे कवर किया है कि बिहार, यूपी, राजस्थान कई राज्यों में जो है इसका फैलाव रहा, मतलब कि कई राज्य में इसका विरोध देखा गया। कोई यह घटना जो है केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि आप देखेंगे ये भारत बंद का जो असर है वो बहुत जगहों पर आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग एकत्र हुए होंगे शांतिपूर्ण ढंग से। अच्छा, कुछ लोगों पर थोड़ा उपद्रवी हरकतें भी दिखी, वहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई हैं, लेकिन ये भारत बंद जो है वो केवल एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियाँ भी समर्थन में आई। जैसे कि BSP पार्टी जो है इन्होंने समर्थन दिया है। चिराग पासवान जी जो कि ऑलरेडी इस समय BJP की कैबिनेट में हैं, उन्होंने भी अपने जो है वो समर्थन में कहा है कि ये भारत बंद का जो ऐलान है उसका वो भी समर्थन करते हैं। अगर हम लोग देखें कि ये पूरा मामला हुआ क्यों और इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है, तो आपको चलना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एक अधिकार दे दिया है कि वह अपने राज्य में चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो SC/ST का आरक्षण है उस आरक्षण को जो है सब डिवीज़न में भी कर सकते हैं। मैं कुछ अपनी भाषा में अगर समझाऊं तो जैसे मान के चलिए जो आपका टोटल आरक्षण है, अगर देखें तो वर्तमान में आपके पास टोटल आरक्षण जो है 59.5 है लगभग अगर देखा जाए, और जो अनारक्षित चीज़ें हैं, अनारक्षित सीटें हैं वो 40.5 हैं, जिसमें से आप जब देखेंगे तो 10% जो है वो किसका, EWS का भी आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पर। अगर इसके अलावा देख लिया जाए तो बाकी जो आरक्षण है वो किसका है, OBC का है और साथ में SC/ST का है। तो जब आप इसको पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 59.5% जो है वो रिजर्व सीट होंगी। तो इसी में से जो SC/ST का आरक्षण है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, या सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यही कहा हुआ है कि आरक्षण सही जगह पर नहीं जा रहा है। इसका मतलब आरक्षण से जिसको लाभ होना चाहिए वहां तक ये लाभ नहीं पहुंच रहा है, बल्कि SC/ST में भी कुछ ऐसे वर्ग, कुछ ऐसे परिवार या कुछ ऐसी फैमिलीज हो गई हैं जो पूरी तरह से वेल सेटल्ड हैं, प्रॉस्पेरस हैं, और यहाँ तक कि आरक्षण का मेन उद्देश्य ये था कि आरक्षण से व्यक्ति को समान लाया जाए। जो निचले पावदान पर हैं या जिनसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या जिनको समानता नहीं दी गई, आज उन्हें आरक्षण के माध्यम से समान स्थिति में लाके खड़े कर देना है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह भी दलील है कि यह चीज़ बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो योग्य व्यक्ति हैं जिनको सच में आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। मैं उदाहरण के लिए ऐसे बताऊं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक कैटेगरी है जिसमें 39 ऐसे मान लीजिए कि जातियां हैं, इनको सभी को आरक्षण मिलता है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ लगातार ले रही हैं और वो इतनी समृद्ध हो गई हैं कि वो आरक्षण से अपना ही बेनिफिट करती चली जा रही हैं। अब 39 में से अगर मान लीजिए कि 10 लोग ऐसे हैं जो अपने लाभ को ले रहे हैं, तो बाकी जो 29 लोग हैं वहाँ तक तो सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं। तो एक तरीके से जो धनी लोग हैं, वो जो निर्धन लोग हैं, उनको आरक्षण नहीं पाने दे रहे हैं। तो इसी बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जिस प्रकार से OBC में एक केस के द्वारा क्रीमी लेयर को जो है प्रपोज किया गया था, वैसा ही क्रीमी लेयर कुछ SC/ST आरक्षण में भी लाना चाहिए। मतलब ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है और उनका परिवार समृद्ध हो गया है, अब उन्हें दोबारा आरक्षण न दिया जाए,
बल्कि उन्हें क्रीमी लेयर में अलग करके और आरक्षण के परसेंटेज को घटाया जाए। जैसे ऐसे मानिए कि मान लीजिए 15% आरक्षण मिलना है, तो अभी तक 15% आरक्षण किसके लिए है? टोटल 39 कास्ट के लिए है। लेकिन अगर ये पता लग जा रहा है कि 10% जो है ऐसी वो लोग हैं, 10 जातियां ऐसी हैं जो समृद्ध हो चुकी हैं, तो इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाए। ये पूरे आरक्षण को 2 कैटेगरी में बांट दिया जाए। जो 10 जातियां हैं इधर रख करके इनके लिए 5% आरक्षण कर दिया जाए टोटल 15 में से, और बाकी जो जातियां हैं उनके लिए 10% कर दिया जाए, या इनके लिए 13% कर लिया जाए और इनके लिए 2% ही आरक्षण की सीटें रखी जाएं। एक तरीके से जो टोटल आरक्षण है उसमें भी डिवीजन कर दिया जाए, जिससे कि जिनको मिल चुका है आरक्षण, जो समृद्ध हो चुके हैं, उनके लिए रिजर्वेशन कम कर दिया जाए, और जिनको नहीं प्राप्त हुआ है उनको उनके पास आरक्षण पहुंचाने के लिए, सुविधा उनको देने के लिए इसे सब डिवीजन में रखा जाए। हालांकि क्रीमी लेयर की मैं चर्चा जरूर कर रहा हूं, ओबीसी में क्रीमी लेयर जो है वो इंदिरा साहनी केस से आया था, लेकिन वहां का जो क्रीमी लेयर है और यहां के क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नहीं है। वहां पर जो क्रीमी लेयर के लोग हैं इसका मतलब उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, और यहां पर क्रीमी लेयर से तुलना करने का मतलब है कि उनके आरक्षण प्रतिशत को कम कर दिया जाए, कि जैसे मान लीजिए 15% आरक्षण अभी सभी जातियों को है, तो जो जातियां समृद्ध हो चुकी हैं उनके लिए आरक्षण कुछ कम कर दिया जाए, और बचा हुआ जो प्रतिशत है, जो टोटल है, वो बाकी जातियों को कर दिया जाए। ऐसा ही कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया। वैसे अगर मैं थोड़ी सी और बात बताऊं तो ये जो आरक्षण का मुद्दा है, मतलब SC ST की जब बात की जाती है, या हमारे देश में किसी भी राज्य को SC ST क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो यह प्रावधान, यह जो है व्यवस्था किसके पास है? यह व्यवस्था राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करते हैं। एक आपको आर्टिकल याद होगा 341, अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है, और वह जो है इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। लेकिन आजकल एक चर्चा और भी खूब चल रही है, और वो है जुडिशियल एक्टिविज्म का। मतलब जो जुडिशरी हमारी है वो अपने आप ही सक्रिय होती चली जा रही है। इसका मतलब है बिना अपील के ही सर्वोच्च न्यायालय बहुत सारे कानूनों को जुडिशियल रिव्यू में ले रहे हैं, या फिर उसके लिए कोई आदेश पारित कर दे रहे हैं। इसीलिए कई बार अगर देखें तो अनुच्छेद 13, कई बार आप देखें तो अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि ये सब वही अनुच्छेद है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू कर लेता है और खुद कुछ निर्णय जो है वो पास कर देता है। इन्हीं में से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 142 की ताकत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि ये जो SC ST के मामले का निर्णय करना था, इसका अधिकार दे दिया राज्यों को, कि अगर राज्य चाहे तो अपने अपने राज्य में SC ST का जो आरक्षण है उसमें अलग से कैटेगरी बना सकता है। और यही पूरे बात को लेकर के जो है पूरा का पूरा विवाद बना हुआ है। अगर हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलें कि मतलब ये मुद्दा उठा कहाँ से, ये उपजातियाँ क्या, मतलब उसमें सब डिविजन्स क्या है, उपवर्गीकरण क्या है, SC ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण, लेकिन SC ST में उपवर्गीकरण करना या उसमें प्रतिशत को डिवाइड करके जातियों को अलग करना, ये एक्चुअली क्या मामला है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें 2-3 केसेस के बारे में जानना होगा। जैसे कि एक केस पर आपको बात करनी होगी, जिसे आप कहते हैं 2004 का केस, ठीक है, चेन्नैया केस करके चेन्नैयावाद के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद दूसरी बात जो आपको जाननी होगी वो आपको जाननी होगी 1992 में इंदिरा साहनी का केस हुआ था, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम संघ राज्य का एक वाद आया था ना, वो केस आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अभी हम थोड़ी थोड़ी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे। ये 2 बात जानते हुए आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझना होगा, वो है पंजाब राज्य का मामला। कहानी कुछ ऐसे है कि पंजाब राज्य में 1975 के दौरान वहाँ पर राज्य में ही उपवर्गीकरण कर दिया गया। जैसे वहाँ के कुछ सिख वर्ग के लोग थे और कुछ अन्य जातियाँ थी, उन्होंने क्या करा कि आरक्षण के प्रावधान को उपवर्गीकृत करके सिख जो वर्ग थे उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान कर दिया, अन्य जातियों के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान कर दिया। तो ये चीज़ 1975 में जो है वो एक तरीके से उपवर्गीकरण सबसे पहले कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ। और जब ये उपवर्गीकरण पंजाब में हुआ तो पंजाब का वह उपवर्गीकरण 1975 से लेकर के
5 तक एक तरीके से बेहतर तरीके से चलता रहा। 30 वर्षों तक यह उपवर्गीकरण पंजाब राज्य में चलता रहा। लेकिन बच्चे उसी समय 2004 में, मतलब एक वर्ष पहले 2004 में आंध्र प्रदेश का मामला है, और आंध्र प्रदेश के मामले में 2004 में एक निर्णय आता है ना, चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक निर्णय आता है, और निर्णय में यह कहा जाता है कि जो SC ST वर्ग है, या जो SC ST का वो क्या कहते हैं वर्ग है, ये एक होमोजेनियस वर्ग है, मतलब एक प्रकार का समूह है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि SC में अगर मान लीजिए 10 जातियां आती हैं तो हम 2 को अलग कर दें, 8 को अलग कर दें। ऐसा उस समय इस वाले 2004 के केस में कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि साहब इसे अलग नहीं किया जा सकता है। जब ये बात 2004 में आ गई तो इस बात को ही लेकर के पंजाब में जो वर्गीकरण पहले से हुआ था उसे रद्द कर दिया जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय पूरे देश के लिए बाध्यकारी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के इस मामले को ध्यान में रखते हुए ना, चेन्नैया वर्सेस जो है आंध्र प्रदेश का जो मामला था, इस मामले को याद रखते हुए उन्होंने 2005 में पंजाब में 30 वर्षों पुराना जो कानून था, मतलब उपवर्गीकरण जो था, उसे समाप्त करने का आदेश दे दिया। और जब इस पर पंजाब सरकार ने दोबारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की तो उन्होंने 2006 में इसे फिर से मना कर दिया। कहा जो है कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और वो बाइंडिंग है, वो बाध्यकारी है, उसी के आधार पर चीज़ें चलेंगी। पंजाब सरकार ने क्या किया कि इसको उपवर्गीकरण को लागू रहने के लिए अलग से कानून बना दिया, और जब अलग से कानून पंजाब में बना तो वहाँ की जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसने फिर से उस कानून को रद्द कर दिया। कहा कि यह लागू नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उपवर्गीकरण नहीं होगा। इसी मामले को देखते हुए पंजाब की सरकार जो है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, और पंजाब की सरकार ने एक केस का सहारा लिया। उस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस। अभी यहाँ पर सारे केसेस लिखे हैं, आप चाहें तो TCS पाठशाला वो टेलीग्राम चैनल पर जो है जाकर के ये PDF लेके आराम से पढ़ सकते हैं। जो स्टोरी है वो हम आपको समझाते रहे। तो पंजाब सरकार जा रही है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, और किसका मामला लेकर के, इंदिरा साहनी केस को ही लेकर के जो है वह चली जाती है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। और वहाँ पर एक बात का अपना पक्ष रखती है कि इंदिरा साहनी केस में ही OBC वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। तो क्रीमी लेयर का प्रावधान क्या है, OBC को जो 27% जो रिजर्वेशन मिलता है, इंदिरा साहनी केस 1992 में कहा गया था कि ऐसे जो OBC हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, वहाँ कैटेगरी दी गई है कि फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हो गए हों या सेकंड ग्रेड ऑफिसर, वहाँ पे एक मानक दिया गया है। तो अगर उसके तहत वो लोग आते हों तो इसका मतलब अब उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उनको क्रीमी लेयर में रख दीजिए, अलग कर दीजिए आरक्षण से, और जिनको आरक्षण नहीं मिला है, जिनकी स्थिति खराब है, उनको आरक्षण दीजिए। एक तरीके से समृद्ध लोगों को आरक्षण से दूर रख दीजिए। इसी केस को आधार बना करके पंजाब सरकार जो है अपील कर देती है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि अपील तो 2010 में होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पे सुनवाई करने को राजी 2020 में होता है कि हाँ बिल्कुल, उनका मानना यह है कि जब एक जगह पर इंदिरा साहनी केस में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि OBC में उपवर्गीकरण सही है, तो वैसे ही SC ST में उपवर्गीकरण क्यों सही नहीं है। उनका यही आधार है कि जब जिनको आरक्षण मिल चुका है उन्हें हटाया जाए, और जिनको आरक्षण नहीं मिला है अभी तक उन्हें फिर से जो है वो एक समान लाने के लिए आरक्षण दिया जाए। और ये सही भी है। अगर मान लीजिए आरक्षण जो इतने दिनों से मंडल कमीशन के बाद लगातार 10 वर्षों के लिए लागू हुआ, इतने दिनों तक वो लगातार लागू रहा, कारण क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो सच में पूरा नहीं हो पा रहा है। आप अपने आसपास भी देखेंगे कि जिनको सच में आरक्षण की आवश्यकता है उनको आरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि जिन्हें आवश्यकता कम है वो जानकार भी हैं और उनके तक सारा आरक्षण का मामला पहुंच भी जाता है। तो समस्या तो सिस्टम में है। तो इसी को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया। आई होप आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। तो इसी इंदिरा साहनी केस को लेकर के जो है वो अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अपील 2010 में हुई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। 2024 में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, 7 जजेस की जो है संवैधानिक पीठ बनाई गई, और 6-1 से जो है वो निर्णय आया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को अधिकार है कि वह अपने राज्य में क्या कर सकते हैं, SC ST में भी आरक्षण में सब डिवीजन या उपवर्गीकरण कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो निर्णय 2004 में आया है, ये 5 जजों की
पीठ थी और इस निर्णय को अगर पलटना है ना, चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का जो निर्णय था, इसको पलटना है तो आपको कम से कम इससे ज्यादा या इतनी ही बड़ी सीट चाहिए। तो 7 सीट को लेकर के संवैधानिक पीठ ने इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि उपवर्गीकरण हो सकता है। हालांकि जो भारत बंद का ऐलान करके सड़कों पर उतरे हैं, उनका कहना यह है कि जब 13 जजों की बेंच ने जो है वो 13 नहीं, सॉरी 9 जजों की बेंच ने जो है कोई निर्णय दिया था इंदिरा साहनी केस का, तो उस निर्णय को ये 7 जजों वाली बेंच कैसे पलट सकती है। हालांकि उनका अपना मतलब तर्क है कि हमें हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है, लेकिन यही पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर के लोग जो है वो नाराज हैं और सड़कों पर आए हुए हैं। इसी केस की मैं बात कर रहा था कि 6-1 से बहुमत से ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2004 के फैसले को पलट दिया है, क्योंकि 2004 में जो फैसला हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, जिसको आधार मानते हुए पंजाब में उपवर्गीकरण को खत्म कर दिया गया था, इसी के निर्णय को जो है वो पलट दिया गया है और भारत में ये कहा गया है कि राज्यों को यह अधिकार होगा कि वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है, किसके, SC ST के आरक्षण के अंतर्गत। यही सारा मामला है जिससे कि बहुत सारा असंतोष राज्यों में बना हुआ है। क्या अनुमति मिली है कि न्यायालय ने फैसला दिया हुआ है कि राज्यों को पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत किया जाना, ठीक है, इसको संवैधानिक अनुमति दी जाती है। मतलब एक तरीके से राज्यों को आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि आपके यहाँ जो आरक्षण प्राप्त करने वाले SC ST वर्ग हैं, उनके अंदर भी आप कैटेगरी बना सकते हैं। जिनको ज़्यादा आरक्षण प्राप्त हो चुका है उनको कम आरक्षण दीजिए, जिनको आरक्षण ज़्यादा नहीं मिला है उन्हें ज़्यादा आरक्षण देकर के बराबर के कैटेगरी पर लेके आइए, जो आरक्षण का उद्देश्य था उसे पूरा करिए। ऐसा जो है कोर्ट का निर्णय है। हालांकि कोर्ट ने जो है वह निर्णय देने के पीछे अपनी दलील भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी आरक्षण के प्रावधान किए जाएंगे, ध्यान दिया जाए कि उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए था, वास्तविक उत्थान होना चाहिए था, लेकिन वास्तविक उत्थान न होकर के कहीं ना कहीं यह आरक्षण तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से वास्तविक लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो हमने आदेश दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जहां मन करे वहां आरक्षण दे दीजिए। जैसे कई बार क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक राज्य है, अब देखिए ये है तो बहुत मतलब गंभीर विषय, इसको निश्चित तौर पर कोर्ट में चुनौती मिलनी है, एक नहीं कई एक बार मिलेगी, ठीक है। आप देखो अगर आपके यहाँ 28 राज्य हैं तो 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी चुनाव जो है वह जातिगत आधार पर लड़ा जाता है, और जिस देश में ऐसे मेजॉरिटी स्टेट्स हैं जहां पर चुनाव जाति वर्ग के आधार पर लड़ा जा रहा हो, वहां पर निश्चित तौर पर ऐसे मामलों को चुनौती देना ना एक सार्वभौमिक सत्य हो जाता है। और ये मामला अभी तो ऐसे नहीं निपटने वाला है, इसको चुनौती ज़रूर मिलेगी, बहुत सारे जुडिशियल रिव्यूज़ के लिए लोग जाएंगे इस पर संवैधानिक आधार पे कि यह संवैधानिक त्रुटि है और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय को दोबारा पुनर्विचार करने की बात करेंगे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, हम आपको समझा रहे हैं, मान लो कि कोई एक व्यक्ति है और वह जाति के आधार पर ही जीतता आता है, कोई एक नेता है जो जाति के आधार पर ही जीतते आते हैं, एक तरीके से उनका वोट बैंक है कोई एक जाति, तो निश्चित तौर पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई 10 जातियां हैं और ये उनमें से किसी एक जाति से बनते हैं, तो ये अपनी जाति को ज़्यादा लाभ देने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इन्हीं को पूरा आरक्षण दे दो, बाकी सबको आरक्षण ना दो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आप उपवर्ग बनाएंगे, किसी को भी एक को 100% नहीं दे सकते हैं आप। और आप अगर 2 लोगों में बांट रहे हैं, 5 जातियों में आरक्षण को बांट रहे हैं, जितना भी प्रतिशत दे रहे हैं, उसका साक्ष्य देना पड़ेगा, उसके डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि इनको हम 15 में से 10% क्यों दे रहे हैं और इनको हम 15 में से 5% क्यों दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि आरक्षण किसी भी एक उपवर्ग के लिए जो है वो 100% नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसको आप लॉजिकली प्रूव करिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह मामला रिव्यू के लिए ओपन है। और यह लाइन ही अपने आप में सब बता रही है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए बहुत सारे लोग, 17 राज्य तो ऐसे ही चले जाएंगे और बहुत सारे लोग भी जाएंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह निर्णय इसलिए दिया गया है ताकि जो निष्पक्ष और प्रभावशाली तरीके से आरक्षण को लागू किया जा सके, और हाँ, लागू करते समय ध्यान रखा जाए कि जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर निर्णय लिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि नहीं ये 2 जातियां ले लो, इनका वोट बैंक ज़्यादा है, इनको ज़्यादा % में आरक्षण दे दीजिए। साक्ष्य होने चाहिए पर्याप्त, आप जो भी निर्णय ले रहे हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वर्गीकरण जो है वो मनमाने और राजनीतिक कारणों के बजाय अनुभवजन्य डेटा और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जो कैटेगरीज आप बनाएंगे कि उपवर्गीकरण का, उसका एक रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो सही हो, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से ऐसा कहा कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही एससी और एसटी पर भी ऐसा लागू होना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि वहां पे ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है, वहां पे जो क्रीमी लेयर में चला जा रहा है उसको 1% आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो आरक्षण से बाहर हो जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि मान लीजिए अभी तक इतने लोगों को 15% मिलता था सभी को, अब क्या कर दिया जाए, इतने लोगों के लिए 7% कर दिया जाए और इतने लोगों के लिए जो है 8% कर दिया जाए। समझ रहे हैं? तो मतलब वो पहचान करके किसको कितना ज्यादा देना है और कितना आरक्षण किसको नहीं देना है। तो क्रीमी लेयर जैसा ओबीसी में है वैसा एससी एसटी का क्रीमी लेयर नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से यह प्रावधान दे देता है कि राज्य जो है अपने राज्यों में क्या कर सकते हैं, क्रीमी लेयर की तरह व्यवस्था कर सकते हैं, उपवर्गीकरण कर सकते हैं। न्यायालय का यह भी कहना है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। मतलब अगर किसी एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया है तो वह सक्षम हो चुका है अपनी पीढ़ी को चलाए और उसे उन्नति करने में मदद करे। बाकी जो लोग को आरक्षण नहीं मिला है उनको आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। एक तरीके से वाइजली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, आरक्षण का, जिसका उद्देश्य जो था वो पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट के इसी मुद्दे को लेकर के बहुत सारे लोग नाराज हैं और वो सड़कों पर हैं, भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, अगली तारीख की भी घोषणा कर रहे हैं कि हम इस दिन जो है और बड़ा आंदोलन करेंगे। दो कारण इसके हो सकते हैं। पहला कारण तो यह, वह अपने अधिकार के लिए यह कह रहे हैं कि हमें एससी एसटी का आरक्षण जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलने दीजिए। दूसरा कई बात यह भी हो सकता है कि बहुत सारे आंदोलन कर रहे व्यक्तियों को कानून ठीक से समझाया ना गया हो या कानून ठीक से बताया ना गया हो। मैं इस कानून की वकालत नहीं कर रहा, कई बार अनजाने में या जानकारी न होने या जानकारी के अभाव में भी व्यक्ति जो है सड़कों पर होते हैं और उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि ये पूरा मामला क्या है। तो दोनों चीज़ों को समझने का पूरा मामला है और समझ करके तार्किक विरोध जो है वो किया जाना ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोगों को इस बात का अधिकार मिल रखा है कि हम अपनी असंतुष्टि जता सकते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वह अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार से दंगों में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए या किसी भी प्रकार से ऐसी गतिविधियों में नहीं होनी चाहिए जिससे कि नुकसान हो व्यक्तियों का। मैंने आपको ये बात बताया कि ये पूरा का पूरा मामला कहां से है, पंजाब राज्य का मामला है। ठीक है, और पंजाब राज्य से ही इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद जो है एक केस मैंने बताया था ईवी चेन्नैया का निर्णय, ठीक है, 2004 का, और एक और केस मैंने आपको बताया था इंदिरा सहाय का केस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो मैंने आपके लिए लिख रखा है। इंदिरा सहाय केस में ही एक बात कही गई थी कि जो भी जो है वो आरक्षण होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इंदिरा सहाय केस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये केस मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए पंजाब में 50% रिक्तियां किसके लिए, वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए अलग कर दी गई थी। और ये चीज़ आज से नहीं हुई, ये 1975 की कहानी है और यही 30 वर्षों तक लगातार चलता रहा और 30 वर्ष के बाद जो है इस पर बहुत सारे निर्णय आए, फिर इस पर अपील की गई। ठीक है, और इन मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई। मुझे लगता है आपको यह बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। अगर बात आरक्षण की करें तो मंडल कमीशन से इसकी शुरुआत होती है, कई बार आपने इसे पढ़ा है, जाना है। आरक्षण का मेन उद्देश्य यही था कि सभी को एक बराबर ला करके खड़ा किया जाए। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनके साथ इतिहास में कुछ ऐसी समस्याएं हुई हैं जिनसे उनको उन्नति के अवसर नहीं मिले, तो वर्तमान में उन्हें थोड़ा सा एज देते हुए, थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत देते हुए ला करके उनके बराबर पायदान पर खड़े किया जाए ताकि वह भी अपनी जीवन स्तर को बेहतर कर सकें और सुधार सकें। तो आरक्षण का उद्देश्य यही था कि सभी एक व्यक्तियों के बीच में क्या लाया जाए, आपसी जो है इक्वलिटी लाई जाए। ये टोटल आरक्षण का वो था। अगर इसको तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 59.5 आ जाएगा। ठीक है, और दैट इज़ अनारक्षित ये जो है 40 + 40.5 है। तो ये हमने आपको बताया था। अगर उपवर्गीकरण होता है तो इसके पक्ष में भी कुछ तर्क हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा उनके तक आरक्षण पहुंच सकता है जिनको आज तक नहीं मिला है। मतलब कुछ लोगों को उससे साइड करके जहां तक आरक्षण कभी नहीं जाता उनके तक पहुंचाया जा सकता है।
क्या सामाजिक न्याय हो सकता है, इसके तहत समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अगर विरुद्ध में बात की जाए तो एक तरीके से जो है वो लोग नाराज हैं इस बात से कि असमानता हो सकती है। बिल्कुल यह भी कारण हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ऐसा लगे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जातियों को SC ST वर्ग में अलग अलग आरक्षण प्राप्त हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कुल 39 जातियां हैं तो किसी जाति को किसी राज्य ने ज़्यादा वरीयता दे दी है, किसी राज्य ने कम वरीयता दे दी है। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव जब लड़े जाते हैं तो व्यक्ति चुनाव के लिए किसी भी हद तक जाकर के उन्हें अपीज करने की कोशिश करता है, वोटर को खुश करने की कोशिश करता है। तो कहीं यह मुद्दा जो है वह वोटर को प्रसन्न करने का एक यंत्र न बन जाए, एक साधन न बन जाए, तो ये असमानता को भी जन्म दे सकता है। इसके पक्ष में भी तर्क हैं, इसके विपक्ष में भी तर्क हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ये कोर्ट का निर्णय था जिसके बारे में विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ अपील होगी, निश्चित तौर पर होगी, और अपील के पश्चात जो भी निर्णय आएगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि BSP ने जो है वो सपोर्ट किया हुआ है, चिराग पासवान जी ने भी सपोर्ट किया हुआ है। ये कुछ इमेजेस हैं, आप देख रहे हैं। प्रशासन जो है वो कुछ लोगों पर लाठियां भी चार्ज कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत बंद का ऐलान मतलब असंतुष्टि जताने की बात है। अगर वहाँ पर कहीं पर हिंसा होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करेगा, क्योंकि भारत बंद का कोई ऐसा अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ केसेस थे जो हमने आपको बताए थे, अभी आप देख लीजिएगा। इंदिरा सहाय का केस यहाँ पर आप इसके पहले वाली स्लाइड में है। ठीक है, ये 1992 का। तो ये चीज़ें जो हैं, 2-3 केसेस यहाँ पर पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। पूरी कहानी यही थी जो आज आपको दिख रही है। कोशिश करते हैं कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी इसके बारे में। और ये हमारा YouTube चैनल TCS पाठशाला, आप सर्च करके YouTube पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पर भी आप TCS पाठशाला सर्च करके हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो भी मुद्दे आते हैं हम उस पर आपके सामने आपकी समझ के लिए बहुत आसान तरीके से उसे लेकर के आते हैं। ऐसे और भी मुद्दे जब भी आएंगे लेके आएंगे। इस पर कोई अपडेट होता है तो भी इसे लेके आएंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, कुछ समझ में आया ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।